नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में था उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये ल्यूकस पेसियोली है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो इनका क्या रोल रहा है हमारी अकाउंटिंग के अंदर? यस सर। थोड़ा सा रीड कर लीजिए एक स्टूडेंट। Luca Pacioli 1445 to 1517 are known as Friar Luca dal Borgo, a resident of the city of Venice in Italy, wrote a books primarily on mathematics, Summa the Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. In 1494, this book contains a brief action under the chapter heading Particularis de Computis et Scripturis on double entry system of bookkeeping. Pacioli was a great philosopher of Italy. His book is the first printed book on double entry system. This book was translated into English and gave its new shape by Hugh Oldcastle in 1544. The review of literature suggests that Benedetto Cortili completed a book on double entry system in 1458, but it was not published till 1573. Later on, many changes were incorporated in the system, and finally, a complete book named as English System of Bookkeeping was written by on the system of Edward Jones in 1785. It was in the book that the old system was completely revised, and the use of purchase book, sales book, and the preparation of trial balance was discussed first of all. Pacioli used the term debito owed to and credito owed by. These came from the Latin words debtor and creditor. The terms used today, debit and credit, have their origin from debtor and creditor. ल्यूकस पेसियोली ने 1494 में मैथमेटिकल बुक पब्लिश की जिसमें एक चैप्टर पर्टिकुलरिस ऑफ कंप्यूटिस एट स्क्रिप्टिस, उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि किस तरह से हमें अपनी अकाउंटिंग को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। उसके बाद 1544 में हग ओल्ड कैसल, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके बाद एडवर्ड जॉन्स 1785 में इन्होंने एक बुक अकाउंटेंसी के ऊपर पब्लिश की जिसमें उन्होंने इस सिस्टम के अलग कुछ सेपरेट बुक्स उन्होंने बताई, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। किसने? एडवर्ड जॉन्स ने। ये बेटा अकाउंटिंग साइकिल है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, उसके बाद उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं इन जर्नल, और जर्नल के बाद नेक्स्ट पोर्शन लेजर, इसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। ये पूरा सिलेबस 11th में आपका है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनकी जर्नलाइजिंग करते हैं, मीन्स रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बाद फिर लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, जहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इस जर्नल को डिवाइड कर लिया जाता है। मीन्स देखो ये एरो दिखाई दे रहा है इधर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे सब डिवीजन ऑफ जर्नल के नेम से हम जानते हैं। देयर आर 8 सब्सिडरी बुक्स। नंबर 1 कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो जो फर्म्स इन 8 बुक्स को फॉलो करती हैं, यूज करती हैं, वो जर्नल एंट्रीज अपने यहाँ पर नहीं करती, ध्यान रखो। फिर वो डायरेक्ट आएंगी, लेजर करेंगी, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। अभी आपने जनरल चैप्टर कंप्लीट किया है। अब जनरल की प्लेस पर 8 बुक्स किस तरह से आप मेंटेन करते हो, ये आपको स्टडी करना है। तो आज का जो पोर्शन है मेरा, वो पोर्शन है सब डिवीजन ऑफ जनरल में फर्स्ट बुक कैश बुक। इसके नेम से शो हो रहा है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। केवल कैश ट्रांजैक्शन ही इस बुक में रिकॉर्ड होते हैं। हमें कैश रिसीव हो या फिर हम कैश से पेमेंट करें, ये हमारा रिकॉर्डिंग कैश बुक के अंदर ही होता है। कैश का मूवमेंट होगा, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, कैश बुक के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग होगी। चलिए चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग फॉर कैश मीन्स कैश बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक। Journal is the original book of entry. The process of recording of transaction in the journals and then posting to ledger accounts.
may not be inconvenient for small size of business organization because the business transactions are few. But in the large business organization, transactions are numerous. As such, the journal is subdivided into the number of special book. Number of special book means 8 subsidiary books or journals. Subdivision of journal mean that all the transactions are recorded in a special journal. Each mean for recording all the transaction of similar nature. 8 बुक्स में उनके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, देयर आर 8 सब्सिडरी बुक्स. देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, इसके अंदर 8 सब्सिडरी बुक्स को शॉर्टली एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट मेन सब्सिडरी बुक इज कैश बुक टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस. बोथ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट are recorded in cash book. Number 2, purchase book to record all credit purchase of the books. Credit purchase, goods purchase करेंगे in credit, वो इसमें रिकॉर्ड होगा. कैश परचेज होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है वो. तो हमें सबसे पहले कैश बुक मेंटेन करने से पहले जो कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे होंगे उसमें हमें ये पहचानना जरूरी है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या नहीं है. अगर कैश ट्रांजैक्शन है तभी वो मटेरियल और कैश बुक होगा, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट, सेल्स बुक टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. गुड्स से रिलेटेड जो भी क्रेडिट सेल होगा वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. एंड देन परचेज रिटर्न बुक. दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर. सप्लायर को हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा. Then sales return book. This book is used to record goods returned by customer. कस्टमर ने कितना गुड्स रिटर्न किया है वो इस बुक में, इसको हम बेटा रिटर्न इनवर्ड बुक के नेम से भी जानते हैं. वो आगे जाके हम और इसको जब इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे आपके सामने तो वहां पर डीपली स्टडी करेंगे. पॉइंट नंबर 6, बिल रिसीवेबल बुक. दिस बुक इज मेंटेन टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिल्स एंड प्रोमिसरी नोट फ्रॉम कस्टमर. जो कस्टमर से हमें बिल रिसीव होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था. व्हाट डू यू मीन बाय बिल रिसीवेबल? तो ये बताएगा बेटा बिल रिसीवेबल क्या होता है? सर जो भी बिल रिसीव करते हैं कस्टमर से, जब भी कुछ बेचते हैं तो हम जब हम परचेज करते हैं तो जो हमें बिल मिलता है सब वो. नहीं बेटा. नेक्स्ट, प्रबल आप बताओगे कुछ? सर जैसे हम किसी को अमाउंट मतलब उस क्रेडिट पे बेचते हैं सामान, है ना, तो सर हम ना एक बिल रिसीवेबल बनवा लेते हैं उससे, तो हमें वो अमाउंट वो बिल रिसीवेबल बैंक को देना होता है, तो उससे हमें अपना अमाउंट मिल जाता है. चलिए देखिए मैं और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम किसी पर्सन को गुड सोल्ड करते हैं उससे पहले उससे टर्म एंड कंडीशन हम क्लियर कर लेते हैं कि हम आपको गुड्स कैश में सेल करेंगे, नगद बेचेंगे या फिर उधार बेचेंगे. तो अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता, लेकिन हमारी गुड्स उस कस्टमर के पास चली जाती है. कस्टमर ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतने दिन के अंदर इस अमाउंट का पेमेंट कर दूंगा. लेकिन अगर प्रॉमिस एक रिकॉर्ड पेपर पर आ जाता है, मींस एक स्टैम्प पेपर होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, वो उस पर वो अपनी डिक्लेरेशन लिख कर देता है कि मैं आपको पेमेंट इस डेट में करूंगा, तो उस पर वो साइन कर देता है. इसका मतलब एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट उसने हमें दे दिया, रिटन प्रॉमिस उसने हमें दे दी. अब रिटन प्रॉमिस उसने दे दी तो हम उस बिल को अपने पास रख सकते हैं. बिल हम रिसीव करेंगे तो ये बिल रिसीवेबल बुक में वो रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है. अब उसका यूज करने वाली कंडीशन, जैसे कि प्रबल ने बताया कि हम लोग बैंक में जाके उस अमाउंट को ले सकते हैं. ये एक बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. बीएस में आपको पढ़ने को मिलेगा. दे आर 3 फंक्शन ऑफ बैंक. फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड ई बैंकिंग फंक्शन. तो ये सेकेंडरी फंक्शन में आता है. ठीक है. फैसिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड और बिल रिसीवेबल. इसमें क्या होता है कि बैंक ये कहती है कि जो आपके कस्टमर ने जो आपको बिल दिया है और पेमेंट करने के 2 महीने के लिए कहा है, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है तो हमें आप बिल दीजिए और हम आपको पेमेंट दे देंगे और हम वेट करेंगे.
इस सर्विस के बदले में बैंक हमसे कुछ चार्जेस डिडक्ट करती है। 2 महीने के बाद कस्टमर पेमेंट करेगा, लेकिन बैंक हमें अभी पेमेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने का जो भी डिस्काउंट बनेगा वो बैंक हमसे डिडक्ट करेगी। 2 महीने बाद उस पर्सन के पास जाएगी, कस्टमर के पास बैंक, और वहां से वो बिल को क्लियर करा लेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बिल पेबल बुक। ऐसे बिल जो हमने अपनी प्रॉमिस किसी दूसरे को रिटर्न में दी है प्रोमोजरी नोट के ऊपर, तो ये होता है बिल्स पेबल बुक। वो बिल इसमें रिकॉर्ड होते हैं। दिस बुक इज ए केप्ट टू रिकॉर्ड ऑल बिल एंड प्रोमोजरी नोट पेबल टू कस्टमर। नेक्स्ट है बेटा जनरल प्रॉपर। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर पेपर मैंने बनाया ना तो मैं ये देने वाला हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल प्रॉपर। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस फॉर विच देयर इज नो सेपरेट बुक। मीन्स ऊपर की जो 7 बुक में है जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, 7 बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो इन 7 बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, वो बुक नंबर 8 जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल उन्होंने ले लिए कि कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं वो, जैसे ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। जैसे कि गुड्स परचेज हम कर रहे हैं तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम गुड्स की जगह पर कोई मशीनरी, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जनरल प्रॉपर में। अगर हम क्रेडिट मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो जनरल प्रॉपर में वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो एबव 7 सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए हैं, ओपनिंग जनरल एंट्री, क्लोजिंग जनरल एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफाई एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। अब ये तो था थोड़ा सा फीडबैक। मैंने आपको 8 टाइप ऑफ बुक्स बता दी, सब्सिडी बुक्स। उसके बाद जो हमारा मेन चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक। The books maintained for recording the cash transaction is called cash book। जहाँ पर ये कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो हमारी कैश बुक होती है। Hence, a cash book may be defined as the book in which all cash transactions relating to cash received and cash payment are recorded। There are 4 types of cash book। Number 1, simple cash book और single column cash book। ऐसी कैश बुक जिसमें एक कॉलम कैश कॉलम होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक होती है। वैसे 3 कॉलम होते हैं कैश बुक के अंदर। नीचे पॉइंट नंबर 3 पढ़ोगे ना, 3 कॉलम कैश बुक। इसमें क्या है कि 3 कॉलम मीन्स एक तो होता है डिस्काउंट कॉलम, सेकेंड कैश कॉलम, थर्ड बैंक कॉलम। क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में ये तीनों ही यूज होते हैं। आपको चेक रिसीव होगा तो वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है क्या? कैश ट्रांजेक्शन है ना। कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 एंड चेक रिसीव फ्रॉम रोहित एंड चेक डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। तो क्या एंट्री होगी बताइए सर? एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 बाय चेक एंड चेक डिपॉजिट सेम डे इनटू बैंक। तो उस जगह पर एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए कैश ट्रांजैक्शन में एक तो कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड देन क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन के साथ में डिस्काउंट भी होता है भाई, तो डिस्काउंट कॉलम। ये 3 कॉलम जिस बुक में बनते हैं उसे कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। पॉइंट नंबर 3। अब इसमें से मान लो एक कॉलम हमें बनाना है तो वो हो जाएगा सिंगल कॉलम कैश बुक नंबर 1। अगर हमें 2 कॉलम वाली कैश बुक बनानी है तो यहाँ पर डिस्काउंट और कैश कॉलम एक हो सकता है, या डिस्काउंट और बैंक कॉलम 2 हो सकते हैं, या कैश एंड बैंक कॉलम। ये 3 टाइप होते हैं डबल कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक और एक होती है बेटा पेटी कैश बुक। ये 4 टाइप ऑफ कैश बुक है। इसे इंडिविजुअली हम 1 by 1 स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट सबसे ऊपर लिखेंगे इन दी बुक ऑफ, इसके बाद डेबिट और ये क्रेडिट साइड, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 जो कॉलम बनेंगे वो डेबिट कॉलम है, और इसके बाद फिर जो रिपीट हो रहे हैं वो क्रेडिट कॉलम है राइट हैंड साइड।
तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, ये वीएन नंबर होता है बेटा, वाउचर नंबर, एलएफ लेजर वैल्यू नंबर, इसके बाद अमाउंट, एंड देन रिपीट हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। कि जो फर्स्ट डेबिट कॉलम है ये रिसीव कॉलम होता है, जो भी कैश रिसीव होती है वो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। जिन ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री के अंदर कैश अकाउंट डेबिट होता है वो सभी ट्रांजैक्शंस कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट, वो सभी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है वो सभी ट्रांजैक्शंस कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। ट्रांजैक्शन की नेचर देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इससे हमें कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट में लिखो, और जो ट्रांजैक्शन को देखो कि जिन ट्रांजैक्शन में कैश का पेमेंट हो रहा है वो ट्रांजैक्शन सीआर साइड में रिकॉर्ड होंगे। लास्ट में टोटल करेंगे डेबिट साइड का, और डेबिट साइड टोटल करने के बाद इस टोटल को हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद सीआर साइड का रफली टोटल करेंगे। माइनस करने के बाद नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो अमाउंट यहाँ पर होगा वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है, जो भी इन हैंड हमारे पास कैश अवेलेबल है ऑफिस में या फिर जहाँ भी आपने रखा हुआ है उसको काउंट करेंगे और उसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए। तो टैली हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, और अगर टैली नहीं हुआ तो ये एज्यूम कर लीजिए, ये मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन अभी भी रह गए। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11.54 एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। मींस केवल अमाउंट का 1 कॉलम बनेगा। डेबिट साइड में अमाउंट जो लिखा हुआ है ये कैश कॉलम में 1 कॉलम बनेगा। क्वेश्चन को रीड कर लेना है पहले और ये देखना है कि सिंगल कॉलम यहाँ पर बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला है तो हमें कैश ट्रांजैक्शन दे रखे हैं या बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक वही फर्म ड्रॉ करती है जहां पर केवल या तो कैश से ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब हार्ड मनी से ट्रांजैक्शन होते हैं, या फिर चेक से ही ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही होते हैं। तो वहां पर ना अमाउंट के कॉलम जो दिया हुआ उसमें अगर कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब हार्ड कैश से ट्रांजैक्शन होते हैं, आपको केवल कैश कॉलम बनाना है। और अगर केवल फर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही फॉलो करती है, मतलब चेक रिसीव करती है और चेक से ही पेमेंट करती है, तो उस कंडीशन में आपको सिंगल कॉलम कैश बुक जो बनानी है उसके अंदर बैंक कॉलम बनाना है। तो ये एक कॉलम होता है अमाउंट का, इसलिए सिंगल कॉलम कैश बुक इसे कहते हैं। क्वेश्चन में क्लियर है कि ज्यादातर सभी ट्रांजैक्शन कैश से ही हैं, हार्ड कैश से ही हैं। हार्ड कैश का मतलब समझ रहे हो ना, कैश इन हैंड से ही ट्रांजैक्शन हैं। 2020 मई 1 कमेंस बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जो ट्रांजैक्शन हमें कर रहे हैं अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड में आपको लिखना है। मीन्स जनरल एंट्री आपने की है, जहाँ पर भी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है वो यहाँ पर आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो इधर 2 फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो ये बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब ओनर हमें दे रहा है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है ना, इसलिए यहाँ पर 2 कैपिटल के नेम से आपको लिखना है। 25,000 है मई 1 2020 जरूर लिख लेना है आपको। मई 1 25,000 अमाउंट के कॉलम में आपको लिख देना है। ये कैश बुक तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश के नेम से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, रिवर्स नेम से आएंगे कि अंगेज में कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसके नेम से आना है, कैश अकाउंट से नहीं आएगा। नहीं तो पूरा सभी एंट्रीज में कैश 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 आता जाएगा। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स अब जब हम परचेज करेंगे कैश में तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना। कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में 2020 लिख देना है। तो मई 3 बाय परचेज, परचेज के नेम से लिखना है क्योंकि रिवर्स नेम से यहाँ पर लिखना होता है। जनरल एंट्री माइंड में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश सीआर हो रहा है तो कैश बुक में सीआर साइड में रिवर्स नेम से आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट 10,000 रुपीज, तो 10,000 यहाँ पर सीआर साइड में आपको लिख देना है। नेक्स्ट पेड कैरेज, कैरेज इज आवर एक्सपेंसेस, सो
पेमेंट है सीआर साइड में आने वाला है, तो सीआर साइड में आपको लिखना है बाय कैरेज। अमाउंट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 200 रुपीज। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो एंट्री हमें करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में 4 मई को टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 6000 रुपीज आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट रिसीव फ्रॉम राम। राम से हमें रिसीव हो रहा है 10 मई में ₹1000। तो कैश हमारे पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू राम आएगा ना, रिसीव फ्रॉम राम, डीआर साइड में टू राम लिखना है। और पर्सन के साथ में आपको पता है अकाउंट लगाते नहीं है, 10 मई यहाँ पर आ जाएगा, अमाउंट 1000 रुपीज, तो 1000 आपको यहाँ पर लिखना है। किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बताओ भाई। अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग है, कैश की फ्लो देखनी है। कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है इधर, और कैश अगर पेमेंट करेंगे तो सीआर साइड में लिखना है इधर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि रिवर्स नेम से आएगा, कभी भी कैश बुक में कैश अकाउंट के नेम से नहीं लिखना होता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे टू शिव कुमार, तो अमाउंट है 2600, सीआर साइड में डेट आपको यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 12 मई, यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद सीआर साइड में, क्योंकि एंट्री करनी होती है जब पेमेंट करोगे शिव कुमार को, तो शिव कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट मतलब कैश बुक सीआर हुआ है, तो सीआर साइड में आपको लिखना है, लेकिन रिवर्स नेम से लिखना है शिव कुमार अमाउंट 2600 आपको इधर लिखना है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं 15 मई में कैश सेल दिया हुआ है। कैश सेल मींस गुड सोल्ड फॉर कैश 8400। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री होती है, क्योंकि कैश हमें रिसीव होगा तो डेबिट साइड में आपको टू सेल्स लिखना है। सेल्स अकाउंट अपनी तरफ से वर्ड लगाओगे यूज। डेट एंड अमाउंट हमें देखना है, डेट है हमारा 15 और अमाउंट है 8400, तो 15 एंड अमाउंट है 8400। नेक्स्ट देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज 5000 रुपीज है बेटा। तो फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जाएगा, सीआर होगा, तो सीआर साइड में आपको एंट्री क्या करनी होती है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल। तो कैश अकाउंट यहाँ पे सीआर हो रहा है, तो सीआर साइड में आपको यहाँ लिखना है और फर्नीचर यूज करना है बेटा, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट आपको देख लीजिए, अमाउंट है हमारे पास 5000, तो 5000 अमाउंट यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500। एडवर्टाइजमेंट इज आवर एक्सपेंसेस, एंट्री बता दीजिए। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय लिखोगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 500 रुपीज है, तो 500 आपको इधर लिखना है बेटा। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब ये मैंने आपको बताया था कि कैश बुक के अंदर केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, यस। तो नीचे आपको ना इधर नोट में ट्रांजैक्शन डेटेड 20 मई, गुड्स परचेज फ्रॉम महेश इज क्रेडिट, सो इट विल बी नॉट शोड इन कैश बुक। नोट में आपको ये डालना है, ये हमारा आंसर का पार्ट है, नोट भी आपको प्रॉपर लिखना होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। इसके बाद 24 आएंगे बेटा पेड टू महेश, तो महेश को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट। तो महेश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में बाय महेश के नेम से आपको केवल अकाउंट वर्ड आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि नेम दिया हुआ है। 4000 आपको लिख देना है बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 25 को दिया हुआ है वेजेस पेड 400, तो वेजेस आवर एक्सपेंसेस, सो सीआर साइड में पेमेंट करना है, बाय वेजेस के नेम से लिखना है बेटा। वेजेस अकाउंट 25 यहाँ कर लेना, और अमाउंट हमारे पास 400 है, तो 400 आपको इधर लिखना है। नेक्स्ट बेटा देखिए, रिसीव फ्रॉम कमीशन, यहाँ पर कमीशन हमारे लिए इनकम का पार्ट है। 27 में 1500 रुपीज, तो एंट्री हमारे पास होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कैश यहाँ पर डीआर हो रहा है, तो डीआर साइड में आपको कमीशन लिखना है बेटा, अकाउंट। तो 27 डेट आ जाएगी बेटा, 27 मई, एंड अमाउंट 1500 रिसीव्ड। नेक्स्ट आते हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 2200, 28 में एंट्री बताइए बेटा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर कैश अकाउंट सीआर हो रहा है, तो सीआर साइड में आपको आना है 28 ऑफ मई में, और बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2200, तो 2200 आपको लिखना है बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं, सैलरी पे 31 को 700, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, तो सीआर साइड में आपको बाय सैलरी अकाउंट 700 अकाउंट वर्ड आपको यूज करना है 31 ऑफ मई, एंड अमाउंट इज 700। सभी एंट्रीज इस कैश बुक के अंदर ड्रॉ कर ली। अब इसका टोटल कर लेना है 41,900 41,900, एंड देन 41,900 ये अमाउंट हमें इधर लिखना है। इस अमाउंट को 41,900 जो दिया डेबिट साइड का टोटल है, वो करने के बाद इस टोटल को क्रेडिट साइड में लिखना है। और ये तो क्लियर ही है कि ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है, ये इसके इक्वल नहीं आएगा 41,900 के। देखिए सर, अब रफ में ना देखो, 41,900 है ये टोटल डीआर साइड का, इसमें से आपको माइनस करना है 25,400, ये सीआर साइड का टोटल है। बीआर साइड के टोटल में से मींस 41,900 में से 25,400 माइनस कर लेंगे, तो अमाउंट हमारे पास ये आ जाएगा 16,500 आ गया। ये सर सीआर साइड का टोटल आ रहा है 25,600। 41,900 में से 25,600 लेस कर देंगे, तो ये अमाउंट यहाँ पर चेंज हो 16,300 ही आएगा। कैश कॉलम, ये कैश कॉलम है ये वाला, ये हमेशा ऑलवेज जो है ना वो एक्सेस होगा क्रेडिट साइड के टोटल से, क्योंकि कैश इन हैंड हमारे पास या तो होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो देखिए किस तरह से हमें शो करना है, इधर लिखना है सीआर साइड में 31 ऑफ मई, मतलब मंथ की एंड की डेट आपको यहाँ लिखनी होती है, तो इधर लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो बैलेंस रह गया था 16,300 वो यहाँ लिखना है। ये टोटल यहाँ पे आने के बाद में अब इस टोटल को डेबिट साइड में लिखना है। 2 का यूज करोगे, बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है बेटा। अब ये अमाउंट जो है ना ये इसके सामने लिखना है 16,300। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। इधर ना इन ब्रैकेट आपको दिखाना ऊपर, यहाँ पर लिखना कैश कॉलम ओनली।